सीन जैसा वीडियो भी तो बनता है लंबा चौड़ा। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं इसके पहले हमने सेकंड पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था? ओरिएंटेशन बैरियर, है ना? तो ओरिएंटेशन बैरियर का बोला था एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो फिर एक्सप्लेन करते हैं। आज क्या था आपके पास? A2 प्लस B2 gives you 2AB। बाइनरी कोलिजन की बात की थी ना हमने। तो मानो कि A2 की मॉलिक्यूल्स ये एक एटम इसका ये, दूसरा ये जा रहा है इधर, फिजिक्स वाला कोलिजन लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है? चलो बी वाला ये, दूसरा बी वाला मस्त से कोलाइड करेंगे, एटम होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। मैंने बता दिया कि यार ये ग्रेटर देन ई, कोलिजन हो जाएगा, सही है? चलो अब यहां पे जस्ट कोलाइड है। अब ये कोलाइड होना चाहता है, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सालिक सर बताया मैं तो ये सुना। अरे दो जब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बिफोर कोलिजन मिनिमम होती है ना, ये बताया होगा ना। अब इसके बाद क्या होगा? दोनों की मिलन का एक यहां आ गया, दूसरा इसके करीब आएगा, ऐसा मिलन हो गया इसका। सर्कल सब एक साथ होता है, मैंने अलग अलग कर दिया। ये बन गया, तो ये क्या होगा तेरा? ए बी बी। अब यहां पे क्या होगा? बी बी और बी एफ होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग, फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग, पढ़ा ना? तो ये क्या होगा? यहां से इसका बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। बेटा यहां से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और यहां से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सही है? सॉरी यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना ये। ए और बी में बॉन्ड। अब नया बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? इनके और इसके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाँ? जानते हो ना, मैकेनिज्म तो पढ़ा होगा तुमने, यूसी तो पढ़ा रहे सब दो वैसे से, ज्यादा ही हो गया तो बताया होगा ना सर। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट स्टेट होता है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? हाईली अनस्टेबल होता है, उसका जहां से फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी बेटा, सही है? तो आपके ए और बी के बीच में क्या बन जाएगा? नया बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, यहाँ पे भी ए, तो ये इनका क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो जो आपने बनाया तो ये होगा ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है? प्रॉपर ओरिएंटेशन है बेटा। तो जो ये दूसरे कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? इंपैक्ट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंपैक्ट होगा ना। उसका ये क्या आएंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, उसका यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है, और ये रिक्वायर्ड टाइम होता है। तो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? काइनेटिक्स में। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। पढ़ा हुआ नहीं? सब देख रहा है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा? इधर देखो, फिर क्या होगा? नया बॉन्ड बनेगा आफ्टर कोलिजन। तो ये कब होगा? आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है, ये आपका बन गया, तो ये बना लो फिगर। उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना तुम लोग, ठीक है? कितना समझ में आया दोनों ओरिएंटेशन? लास्ट की वीडियो देखा था? वन तुम देख रहा? तुम भी बैच बन लो। क्या नाम? आदित्य कामत, क्या नाम? यागिक मौर्य ना। चलो बढ़िया है। बैच वन में हो तो बैच वन में रखोगे ना पूरा 12th में, तो रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी तुम लोग बैच वन में आने की कोशिश करो, तुम लोग रिजल्ट होगा। बैच वन में हो तुम? एक साथ तो पढ़ाई हुई है।
पढ़ाई के मतलब है। पढ़ना फिर तो इसमें सब तुमको जितना ज्यादा खुशी नहीं मिला ना उससे ज्यादा सौफिक को मिला हुआ वो भी बैच 1 का स्टूडेंट हो गया। ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई तो एक ही है, आपको एक ही मतलब नॉलेज बांट क्लास का दो क्या? प्रॉब्लम है कोई रीजन सो नहीं इसमें वीडियो भी देखने से ओके। देखो जाके घर में वीडियो तो मैंने भेज दिया है और वीडियो में प्रॉब्लम भी नहीं होता, मैं खुद से अपलोड करता हूँ, नहीं इनके भरोसे कुछ नहीं रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं खुद से अपलोड कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम था उदय सर का मोबाइल में सही था, उनका कम हो जाता ना 720 से, तो वो रिकॉर्ड करके भेज देते थे। फिर मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया इसलिए कि प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों को, इसलिए मैं भेज दे रहा हूँ। वीडियो तो प्रॉपर टाइम पे जा रहा है। तुरंत आ जाता है वीडियो, हाँ तुरंत वीडियो भी आ जाता है। पास है। उस दिन तो क्लास चलते चलते वीडियो अपलोड कर दिए। तो मैं फ्री रहूंगा तो वो वैसा ही होता है, जैसे अभी मैं फ्री हो गया ना उधर तरफ ही अपलोड करके भेज देंगे, जैसे मैं फ्री हूँगा मैं अपलोड करके भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। मतलब मैक्सिमम 4 o'clock तक तुम्हारे पास आ जाएगा वीडियो, वैसा आ जाता है। स्पीड देते हैं हाँ स्पीड देते हैं नहीं देता तो फिर अपना नेट यूज कर लेते हैं, क्या करेंगे तुम्हारे लिए, ज्यादा यहाँ नहीं यूज करते, आधा अपना यूज कर लिया, काम हो गया 2 GB हो गया। लिख लिया तुमने? हाँ अब देखो बेटा, अब आपको बताना है इफेक्टिव कॉलिजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है, दिस इज योर ये, दिस इज योर बी, डायरेक्शन हेड ऑन है, मैंने दे दिया E इज लेस देन ET, पता होगा A, this is your B, नॉन इफेक्टिव पोजीशन ER is greater than ET, C, A, B, ER is greater than ET। इसमें इफेक्टिव कौन होगा बताओ? सर सी में सी में इफेक्टिव कॉलिजन होगा। इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या जरूरत होता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ में ई आर ग्रेटर देन ED होना चाहिए। इक्वल टू ET, इसमें चांस होता है। अब देखो ER इज ग्रेटर देन ET हो गया बेटा, क्लियर है। अब ये वाला कंडीशन क्या होगा? चांस होगा ना, लेकिन ये तो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, लेकिन एनर्जी क्या है बेटा? नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? नो इफेक्टिव कॉलिजन। इसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, जैसे एनर्जी है उसके पास रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? नो इफेक्टिव कॉलिजन। यहाँ पे भी आपका इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी क्या होगा? नो इफेक्टिव कॉलिजन, क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन के लिए रिक्वायर्ड क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी। और एनर्जी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी से इक्वल टू होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, किसकी? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है, हेड ऑन है, और साथ में क्या है? एनर्जी भी बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा। तो दिस इज योर इफेक्टिव कॉलिजन, तो केवल इफेक्टिव कॉलिजन इसमें होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, A प्लस AB gives you, इस टाइप का क्वेश्चन में फ्रेम होगा A to B, ऐसे बनेगा ना, क्लियर? अब इसमें ऑप्शन दिया बेटा, फर्स्ट A आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि दोनों केस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बताओ इफेक्टिव कॉलिजन किसमें होगा? ए में कहां से होगा? बी में होगा ना बेटा। यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? A to B बन रहा है ना, तो A to B बनने के लिए A के सामने A को आना पड़ेगा ना। यहाँ पे A के सामने क्या आ रहा है? B आ रहा है ना, इफेक्टिव कॉलिजन होगा। A के सामने जब A आएगा तो बनेगा, तो ये कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। तो ये ओरिएंटेशन है, क्लियर है।
क्योंकि यहाँ पे ए और ए को कोलाइड करना पड़ेगा तब बनेगा। पर दोनों के केस में सेटिस्फाई एनर्जी, तो एनर्जी से मतलब नहीं, ओरिएंटेशन देखना है। तो ए के सामने जब ए आएगा तो ए टू बी बनेगा। अगर यही आपसे पूछता बी टू ए तो बी के सामने क्या आना चाहिए, बी। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी। ठीक है, ये तो तुम्हारे मॉड्यूल वगैरह में दिया होगा वर्कबुक में, उसके लिए मैंने बताया। तो मुझसे पूछना होगा मतलब ये क्या डायग्राम बताया था आपने, नहीं अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है वैसे तो प्रैक्टिस ही नहीं करता। एग्जाम में इसका देते हैं। कल तुम लोग टेस्ट में क्वेश्चन हमारा आईटी वाला कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप होता है, फिर मैथ्स देख के कुछ नहीं, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमको लगा टेट्रागोनल थोड़ा बन जाएगा। इस बार जो मैंने पेपर बनाया था ना, फर्स्ट पेपर एवरेज था और सेकंड पेपर बहुत हार्ड था ना? सेकंड में तो तुम्हारा सिंगल चॉइस था ना, वो बन जाता होगा, वो जानबूझ के दिया रहा, क्योंकि कुछ तो करोगे सेकंड पेपर में। जो मल्टीपल चॉइस था वो सब। हाँ, क्योंकि मुझे बोला गया था कि सर इस बार हम लोग डिसाइड करके पेपर बनाएंगे। होता था क्या, जब मैं पेपर टू टफ बनाता था पता चलता था मैथ भी टफ हो गया, फिजिक्स भी टफ हो गया, बच्चा क्या रहेगा क्या? आईटी वाला ऑप्शन छोड़ता है ना तो करने के लिए। समझ रहा है? सर को बोला गया था मोटे रखने के लिए, तब रखते ही तुम क्या करें। देखो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लिखो, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लिखो बेटा। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड गिवन लिखना, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन to reactant molecule, extra energy given to reactant molecule above their average energy level, above their average energy level to make them participate in chemical reaction, to make them participate in chemical reaction is known as activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं E। ठीक है, तो मैं समझाता हूं इसको फिगर से, क्या होता है बेटा। दिस इज योर F1 मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इस साइड हमने क्या रखा था, एनर्जी, पता है लास्ट ग्राफ बनाया ना ये, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी, लंबे वाला ग्राफ ना। ठीक है, अब देखो ये क्या होता था बेटा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन में मॉलिक्यूल को पार्टिसिपेट करना है तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी है बेटा, और रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसकी एनर्जी है, तब क्या करो, एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इन दोनों के गैप वाली, हाँ है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सही है। अब इस साइड एनर्जी है, ईटी बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, ईटी, ऑब्वियस सी बात है। ये इक्वल टू क्या रखोगे, अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी बेटा वो क्या हो गया, ये प्लस एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में। तो ये चीज ये है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। सही है, तो इसके बाद वाला आराम से देखना तुम लोग। दिस इज एनर्जी वर्सेस
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सही है। दिस इज योर ER, दिस इज योर CP। क्लियर है? समझ आ रहा है? ग्राफ रिलेटेड टू दिस। अब देखो ये कौन सा स्टेट बोलते हैं इसको? ट्रांजिशनल स्टेट। और इसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, AC। सही है? हाँ या ना? एक बार आप तो इंथैल्पी मैंने क्या बताया था? पढ़ा था किसने मेरे से इंथैल्पी? तुम लोग किसने ने पढ़ा ना? मैं समझाता पड़ेगा फिर मुझे। देखो जो ये एनर्जी गैप होगा, दिस इज योर EA, है ना? और ये किस डायरेक्शन के लिए बताओ? ये जो गैप है ये तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए EA, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए ना। अब जो इसको आगे बढ़ाओ तो ये जो एनर्जी गैप मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर EAB। क्लियर है? EAF और EAB। अब आपको पता होगा, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, याद आ जाएगा। डेल्टा H क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है बेटा, ये तो जानते हो। अब ये एनर्जी के ग्राफ में आप प्रोडक्ट का एनर्जी क्या ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो यहां से कंफर्म हो रही है डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन अब जो ये एनर्जी होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो EP माइनस ER, दिस इज योर कोऑर्डिनेट। तो ये बेटा जो बच गया क्या होगा? ये डेल्टा H है ना? डेल्टा H EP माइनस ER करो तो डेल्टा H यही है। अब डेल्टा H ये है, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो डेल्टा H मिलेगा। तो डेल्टा H क्या गया? EAF माइनस EAB, दैट इज इक्वल टू EAF माइनस EA। रिएक्शन कैसा होगा बेटा? इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तेरे तो फॉर्मूला ही है कि हाँ? ये तो फॉर्मूला ही है कि डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाँ, एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, आप ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ाया तो है। डेल्टा H इक्वल टू EP माइनस ER इक्वल टू EAF माइनस EAB। सही है? अब ये कैसा रिएक्शन होगा बेटा? आप देखोगे यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा? पॉजिटिव आ रहा है ना? डेल्टा H पॉजिटिव कैसा होगा? 100 या इंडो? 100 में हीट रिलीज होता है ना? पॉजिटिव, अच्छा सॉरी इंडोथर्मिक, ठीक है? नेगेटिव करेंगे। तो ये इसमें भी आप जो आपका जो रिएक्टेंट का जो कोऑर्डिनेट है बेटा, अगर नीचे हुआ और प्रोडक्ट का कोऑर्डिनेट ऊपर हुआ, हमेशा क्या हुआ? रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा। तो ये ग्राफ आपसे पूछ सकता है, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, PO आराम लिखा है। तो इसका मतलब हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है? या तो लिखेगा रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है? इसको मिटाओ तो इसको कर लिया सबने। दूसरा ग्राफ बना देता हूं मैं आप से रिलेटेड। EP थ्रेशोल्ड एनर्जी, ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसको लिखा दिया था मैंने। चलो अब देखो, अब इसमें रिलेटेड दूसरा ग्राफ क्या होगा? This is energy and this is progress of reaction. This is your ER, this is your EP, ठीक है? ये क्या होगा बेटा? EP होगा और इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, TS। TS के कोरस्पोंडिंग ET आया, तो ये आपका जो एंथैल्पी होगा, ये क्या होगा आपका? EF।
और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये अगर पूरा लाइन बनाऊंगा तो किसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा? ईटी के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। नीचे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ईटी आ गया और ईटी माइनस ईआर क्या था बेटा? ईएफ था। दिस इज योर ईआर, पूरा ईटी ईएफ बना। क्लियर है सबको? अब ये ईटी है तुम्हारा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ाऊंगा ये वाला लाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बी। कैसे? 80 को दोनों प्लेस में रहेगा। ये क्या बेटा? ईपी है, ईपी में 80 को माइनस करो, 80 माइनस ईपी, ये बन जाएगा। क्लियर है? अभी तो इसके पहले एक कंसेप्ट सिखा रहा दूसरा ग्राफ में। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से भी डेल्टा एच लिखता हूं तो सेम चीज को लिखोगे, ईपी माइनस ईआर, ये सेम चीज होगा। दिस इज नथिंग बट EF माइनस EAB, ये जो वैल्यू आएगा नथिंग बट डेल्टा एच। अब देखो यहां से, अगर ये बेटा डेल्टा एच में ईपी माइनस ईआर करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो यहाँ पे एनर्जी वाले में ईपी क्या कम है या ईआर कम है? ईपी कम है, तो वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी डेल्टा एच की। कैसे रिएक्शन होगी? तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव, और रिएक्शन कैसी होगी? तो क्लास गड़बड़ा गया सर, 15 अगस्त है ना, तो चैप्टर खत्म हो जाता है। पता चला केमिकल करंट खत्म हो गया तो इसके बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है ना तुम्हें। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं बेटा, वो बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन जेई वाले सिलेबस में है ना वो रेडियो एक्टिविटी। आपने जब देखोगे मॉड्यूल तो उसमें लिखा है केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसमें डिस्कस करते हैं? रेडियो एक्टिविटी में। रेट बढ़ाएगा या फिर सिलेबस कम करे, कुछ होगा? कुछ होगा, जो भी होगा। अगर सिलेबस कम कर देगा हमेशा रिवीजन कराएगा, टाइम लगेगा तो पेपर इजी कर हो गया। सिलेबस तो कम ही हो गया, मिटा दो। हां सर, पेपर इजी कर दो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टेम्परेचर वाला मैंने बताया, जीपी वाला और जनरल बताया था, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, नेक्स्ट इज आरएनएस इक्वेशन। तो देखो, अब यहां से मैं क्या बता रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज क्रॉसिंग का एनर्जी बैरियर कितना है? E की पावर माइनस E बाई RT। पावर किसमें होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। जब दूर लोगे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 25/3। नेक्स्ट, इसका कितना होता है बेटा? 2 कैलोरी। 4.2। हाँ, कैलोरी में लेते हैं ना उसको, 4.18 ना। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर। तब रेट किसका प्रोपोर्शनल है बेटा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस A बाई RT। और आप जानते हो रेट क्या होता है हमारा? K इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन। चलो, रेट इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं K इंटू ए की पावर ऑर्डर, ये होता है बेटा। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो दोनों चीज को वेरिएबल ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल हो चुका है, ठीक है, हो चुका है ना वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानेंगे बेटा? कांस्टेंट मानेंगे। अगर कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट हो जाएगा, रेट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? K का होगा। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू K। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये हो जाता है तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? K। इन प्लेस ऑफ R हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? K यूज कर सकते हैं। तो K इक्वल टू क्या लिखोगे? K इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस A बाई RT। ये हमारा क्या बन जाएगा? K इक्वल टू A E की पावर माइनस A बाई RT। किसी ने देखा होगा, एक पढ़ा होगा। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए आप कांस्टेंट माने, मतलब ये क्या एजम्पशन लिया? हाँ, एजम्पशन है, मतलब कि जब भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो ना, तो 2 वेरिएबल करोगे, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल। या तो जो भी आप करोगे 2 वेरिएबल होंगे तो अलग अलग वेरिएबल को करना पड़ेगा आपको सेपरेट। तो इसलिए हमने क्या मान लिया इसको?
कांस्टेंट नहीं, तो आर वो हाँ? रीजन वो ए मानने का रीजन ए को कांस्टेंट मानने का कि कांस्टेंट नहीं बेटा, ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट क्या, देखो अगर ये भी वेरी करेगा हाँ तो आर किसका प्रोपोर्शनल होगा, के और ए का। अभी आर किसका प्रोपोर्शनल होगा, के का ना, के का ना। अगर के और ए का प्रोपोर्शनल होगा दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ समझ रहे हैं? तो इसलिए जब आरडीएस ने एनालिसिस किया तो उसने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लिया, बाकी आर इज प्रोपोर्शनल टू के। क्लियर? यस अब देखो यहां पे लिख लो जो जो चीज है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नॉन एज, इसका बहुत नाम है, ये आप नाम हमेशा ध्यान रखना, आरएनएस फैक्टर नॉन एज आरएनएस फैक्टर। अब ये किसके कारण है, कोलिजन थ्योरी कारण, तो इसका नाम क्या दे दिया, कोलिजन फैक्टर। सही है, कोलिजन थ्योरी का है ना एप्लीकेशन ये, तो इसका नाम दे दिया कोलिजन फैक्टर। इसका सेकंड नाम और क्या है, इसका नाम और है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है, सही है। तो अगर आपसे पूछे हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनमें से कौन है, आप जो ए की वैल्यू रहेगी वो बोला फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अब देखो ये किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म के पहले लगा हुआ है, e की पावर माइनस ये आगे के पहले लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये आपके के लिए इतना चाहिए, तो आप लिखो इसको, उसके बाद नीचे लिखूंगे जो मैं लिखाऊंगा। क्लियर है, सबको समझ में आया तक? चलो हो गया, डन। नीचे लिखो ये, इसका ये के बारे में ये क्या लिखा है। अभी देखो बेटा एनर्जी वैल्यू के बारे में आपको पता है, लेकिन अभी मैंने क्या पढ़ाया, कोलिजन थ्योरी को इफेक्टिव होने के लिए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन के लिए उसको दो पहलू क्रॉस करना पड़ता है। तो एनर्जी वैल्यू के बारे में दिया ना, तो ए किसको लेगा, ओरिएंटेशन वैल्यू, समझ में आया? तो लिखो एज ए कांस्टेंट, लिखो ए इज ए कांस्टेंट विच, ये आपसे पूछेगा, ए इज ए कांस्टेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट, विच टेक्स इनटू अकाउंट, विच टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having numbers of molecules having proper orientation, number of molecules having proper orientation, numbers of molecule having proper orientation, जिस मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। अब देखो नोट करके लिखो एक चीज, तो मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो नोट लिखो, Arrhenius equation is not, Arrhenius equation is not applicable for, Arrhenius equation is not applicable for, Arrhenius equation is not applicable for problem related with radioactivity, problem related with radioactivity and जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब आप मुझसे पूछोगे सर व्हाट इज द रीजन, तो बेटा देखो आपको मैंने क्या सिखाया था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है ना, तो आर इक्वल टू के लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं उसमें, सही है। एंड अगर हम बात करें रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का जो आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं बेटा, वहां पे एक लैम्डा टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, आगे वही हम पढ़ाने वाले हैं जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है, मींस जो के की वैल्यू होती है हर के लिए फिक्स होती है, वो आपका टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। तो अगर वो टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसका विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएशन नहीं होगा ना, इसलिए उसको हम लोग इसमें यूज नहीं करते, समझ में आया?
तरह से आज के क्लास में अपना 90% सिलेबस आप बोल सकते हो 11th 12th का फिजिकल खत्म हो चुका है, हो चुका ना? सही है। तो जितना जल्दी हम लोग अच्छे से वहां जाएगा भगवान से दुआ करो कि डेट बढ़ जाए, फिर रिवीजन हम लोग का चलेगा 11th का। बाकी इनऑर्गेनिक तो पढ़ना ही है ना, और कोऑर्डिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ए का यूनिट पूछे बेटा, ए का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ ए बताओ। सर टाइम मिलेगा तो एक बार ये सेम है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, टाइम बचा तो एक बार पी ब्लॉक रिवाइज करवा दीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक पढ़ाएंगे ना तुम्हें, इनको तो पूरा पढ़ाएंगे। हम लोग को तो हाँ? आप बोले थे कि 12th का भी कुछ सेम एज दैट ऑफ के, इसका यूनिट सेम एज दैट ऑफ के होता है, ठीक है। क्योंकि ये के बाद माइनस आर देख लो, उसकी यूनिट निकालो, ये की यूनिट निकालो, सबको इसकी यूनिट मिल जाएगा के ई का तो पर मिनट होता है। इसका हाँ वो तो डिपेंड करेगा ना ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर लेवल पर मिनट होगा, तो उसके हिसाब से इसका भी डिपेंड करेगा। देखो अब जो क्वेश्चन है मुझे समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसे लिखा। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के और करके कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वेट कांस्टेंट एट मैक्सिमम हाई टेम्परेचर, एट मैक्सिमम हाई टेम्परेचर या सफिशिएंट टेम्परेचर लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। या फिर इसी को क्वेश्चन में क्या देगा, पूछा ये 2 बार देगा, मेरे ख्याल से 2 बार तो पूछा ही, और ऐसे देता है लिमिट आवर पढ़ते ना T टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो बहुत आसान चीज है, कितना बता दो दोनों, ये e की पावर माइनस ये बाई आर, बताओ कितना होगा, ये तुरंत बता दोगे, सबका आंसर सेम होगा बेटा। मैक्सिमम कब होगा, जब t का टेंस करेगा इन्फिनिटी को, तो अगर t टेंस कर रहा है इन्फिनिटी बेटा, t टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/t किसको टेंस करेगा, 0, तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा। अगर e की पावर 0 हो गया, समथिंग e की पावर 0 1 हो गया, ये कितना होगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, k हो जाएगा ना, a इक्वल टू k, क्योंकि k की वैल्यू है ना बेटा, ये दिस इज नथिंग बट k है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a max इक्वल टू k। क्लियर है यहां तक? बुझाया बुझाया, ठीक है, बोलना बुझाया कि नहीं बुझाया, ठीक, तुम लोग तो पूछ रहा है। उनका तो फेवरेट डायलॉग ये थोड़े है, क्या बोलते हैं, समझ में आया ना, क्या बोलते हैं, नहीं कुछ भी तो हाँ? कुछ भी कोई रिकॉर्ड रेफर बोल। अब देखो बेटा, इसके आगे हम लोग क्या लिखना है, तरीका थोड़ी देखो। जैसे कि मैंने आरडीएस इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ये बाई आर। अब अगर मुझे कोई ग्राफ बनाने बोले k वर्सेस टेम्परेचर का, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, जैसे तुम लोग मैथ में जानते हो ना, बनेगा इस टाइप का, सही है ना, e की पावर 1 से एक्सपोनेंशियल है। अब देखो सर माइनस x क्या, और पूरा मैंने टेम्परेचर का सिस्टम लिया, 1/t लोगे तो सॉरी। अब देखो अगर मैं इसके एनालिसिस करता हूं कि ये e की पावर माइनस ये बाय आर, टेकिंग ln बोथ साइड, क्या बोलते हो, लॉन बोलते हो तुम, जो भी बोल दोगे, बोलने में क्या रखा हुआ है, तो ये ln क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा, ln ये इंटू e की पावर माइनस ये बाई आर टी बनेगा, आया ना। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या लिखता हूं इसको, ln k इक्वल टू a इंटू बी, ए प्लस बी हो जाएगा बेटा, तो मैं इसको लिखूं ln a माइनस
माइनस ई बाई आर टी डायरेक्ट। हाँ दोनों कितने अच्छे हैं, दोनों पढ़ाने में अच्छा लगता है मुझे, लॉ वगैरह। ये मेडिकल होता है ना, पूरा मुझे लिखना पड़ता है। एक तुम लोग ने हद कर दिया, ऐसे हुआ था ना, ऐसे लिखा हुआ 3ln2, मैंने ऐसे लिखा 2 की पावर 3, ये क्यों हो गया? ठीक है, मुझे पूरा समझाना पड़ा उनको, ठीक है। अब ये कर देता ना उनको डायरेक्ट, नहीं समझता उनको। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग के टर्म चेंज कर दें, तो लॉग के टर्म चेंज कैसे होगा? लॉग ऑफ ए माइनस ई ए की पावर 2.303 आरटी, क्योंकि ln ऑफ ए क्या लिख सकते हो, 2.303 लॉग के। आपको ग्राफ बनाना है लॉग के टर्म। क्या लॉग के टर्म में मैं रिविजन कर रहा हूँ, ग्राफ बनाऊंगा, और इसके टर्म में अभी क्वेश्चन भी करेंगे। लॉग ऑफ ए अंकित किन्हीं का नाम है? माइनस अंकित। अंकित तो आया हुआ था, कहाँ चला गया? तो उसको पूछिए। अंकित ये बगल में बैठा हुआ है। माइनस ये अपॉन 2.303 आरटी, नया बच्चा है। अब आप लोग मुझे बताना ग्राफ, ठीक है? मैंने 2 इक्वेशन लिख दिया, अब तुम लोग ग्राफ बताओ मुझे, इतना ग्राफ बताया तुमने। अब मैं ग्राफ पूछ रहा हूँ उससे, दिस इज योर ln k वर्सेस 1/t, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कैसे? नेगेटिव स्लोप कैसा? यहां से बेटा इंटरसेप्ट कितना होगा इसका? बताओ सोचिए, इंटरसेप्ट क्या लिखूं? तेरा नाम मेरा नाम क्या लिखा? इंटरसेप्ट लिखो कुछ भी, मैं तो जानता। हाँ सर टी तो 0 हो जाएगा ना, क्या T 0 हो जाएगा? ई वाला पार्ट तो 0। अरे इंटरसेप्ट ये होता है ना रे, देखेंगे करना पड़ेगा तो ln की लिखेंगे ना सर, ln ये लिखेंगे ना। वही तो बोल 1/t0 होगा पूरा, हाँ ना कि t0 कर रहा है। 1/t है इधर। इंफिनिटी हो जाएगा। ये कितना है पूरा वैल्यू? ln ये स्लोप कितना है बेटा? माइनस ये भाई आर इसका, ये ln का बनाना, लॉग का बनाना है। मैंने दोनों क्यों ग्राफ दिखाया? हर समय 2 ग्राफ दिखा दो। दिस इज योर लॉग के वर्सेस 1/टेम्परेचर, ठीक है? अब इसका ग्राफ कैसा है बेटा? सेम आएगा? व्हाट इज डिफरेंस? स्लोप में और इंटरसेप्ट में तो डिफरेंस करेगा। लॉग और ln सेम होता है। ये कितना होगा इंटरसेप्ट? लॉग ऑफ ए, अगर स्लोप पूछूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? ये बाई ये वही 2.3 क्या होगा? माइनस ये अपॉन, इससे आपने क्या सीखा? बी अवर्स ऑफ ln एंड लॉग। देखो बेटा, आपको ग्राफ दे देगा और आपसे क्या बोल देगा? लेटर सपोज मैं सिखाता हूँ, लेटर सपोज ये ग्राफ दे दिया आपको और आपसे बोला कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इफ स्लोप ऑफ द कर्व इज 30 डिग्री। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? 1030 करोगे, अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्लोप के हिसाब से आपको कुछ देगा वैल्यू, है ना? 1030 इक्वल टू क्या बोल करोगे? माइनस ये भाई यार, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप की वैल्यू भी आएगी, तो वहां से ये की वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर लॉग के टर्म में दिया बेटा तो 1030 इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा आपको? माइनस ये बाई 2.303 आर। लेकिन माइनस का सम है तो जो आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, जो भी आप मैथ में लगाते हो, तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या आएगा? स्लोप भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ग्राफ वाला कर लोगे? ये समझाने के लिए मैं समझा दिया। चले आगे, देखते हैं कितना सीखा तुम लोगों ने। जो ऑनलाइन है कमेंट करना है आंसर, क्योंकि लगे तुम लोग भी फिजिकल क्लास में पढ़ने को। क्वेश्चन इज फॉर योर रिएक्शन वेरिएशन ऑफ LNK pH given by
1 minute equal to 5 minus 20 by t, t is in कैलोरी। अब ये पूरा कैलोरी में बेटा 20 by t की भी तो आपको कैलोरी में दी, सही है, क्लियर है। फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है कैलकुलेट, एक पार्ट मुझे बता दे, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा रिएक्शन का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, कुछ तो वैल्यू होगा। हाँ एल दिया हुआ है, क्या करोगे, दिस इक्वेशन इज कंपेयर विद इवन इक्वेशन, जब एल वाला लिखा था ना इक्वेशन, ये वाला ग्राफ वाला, तो इससे कंपेयर कर लो क्या था इक्वेशन। अगर मेरा बेटा इसको लिखाना है क्या लिखूंगा, एल के इक्वल टू एल ऑफ ए माइनस इसके जगह क्या रखेगा, ये भाई आरटी आ रहा है, और ये बेटा किसमें दिया है, कैलोरी में दिया है, तो ये भाई आर की प्लेस पे क्या है यहाँ पे, आप देखो गौर से, इन दिस प्लेस ऑफ ये भाई आर क्या दिया बेटा 20 दिया है ना, तो ये भाई आर के प्लेस में क्या 20 कंपेयर कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ये बाई आर इक्वल टू 20। अब ये कैलोरी में है तो आर की वैल्यू किसमें लोगे, कैलोरी में लोगे, तो ये इक्वल टू क्या लोगे 20 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 40 कैलोरी। पता ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके देता है स्टेटमेंट टाइप वाले, कई क्वेश्चन जाकर देखना आईआईटी वाले हुए स्टेटमेंट टाइप में ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाता है, कंपेयर करना होता है बस। हमने कंपेयर तो किया, अगर आप भूल जाओ तो आपको तो पता होगा ना केवल a इक्वल टू कितना होता है, a की पावर माइनस e है भाई आर टी, एल एन लगा दो अपने आप एक्सप्रेशन आ गया बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर लॉग में अगर दिया रहेगा तो लॉग में क्या लिखता मैं यहाँ पे, ये भाई क्या चेंज हो जाता बोलो 2.303 याद आ गया, तो क्या लिखा हो जाएगा 3.303 बोल रहा है, 2.303 बोले सर, 3 बोला लो 2 बोले सर, आपको 2 बोला, 2.303 इतना खास क्यों बोलता है सर, वो क्वेश्चन में डी क्या लिखी थी क्या, लॉन के नीचे क्वेश्चन, नॉन के नीचे क्वेश्चन ये पर मिनट उसके नीचे कैलकुलेट, ये कैलकुलेट के पहले क्या वन है, अरे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, डी थोड़े है, हाँ कैलकुलेट स्कूल पर वैल्यू ऑफ आरएनएस फैक्टर। पता बेटा आरएनएस फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, ए का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आरएनएस फैक्टर, ये जो 5 है किसके प्लेस पे है वो कंपेयर करो, a equals to 5 एल एन ए, तो a इक्वल टू e का पावर 5 equals to a, तो एल एन ए की इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, कंपेयर करोगे तो 5, आपको ए की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा e की पावर, क्लियर है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन इसको भी डाल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर आपको दिया है एट -2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे निकालते, रेट कांस्टेंट है, ई को टर्म में आपको बताना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्रेशन है फिर बेटा आपके पास, उसमें टेम्परेचर को पुट कर देना, क्लियर ना, यही तो एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, 5 - 2 t, तो टेम्परेचर किसमें लेते हैं, कैलकुलेट में -2 to 3 प्लस क्या कर दोगे 273, कितना बन गया 50 कैलकुलेट, इसको वहां पुट कर दोगे, आ जाएगा सर, आया ना, कभी वैसे भी दे देता है, जरूर नहीं तुमको, एल के 5 - 20 डिवाइड बाई 50, तो तुम्हारे सीनियर है ना उनसे पूछना, एक बार मैंने इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम किया, गड़बड़ा गया,
20/50 हो ना, कट जाएगा तो सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है ये? 23/5। इसको अगर सॉल्व करोगे तो नथिंग बट 4.6 ना। यहाँ से k की वैल्यू कितना आ गया बेटा? k की पावर 4.6। उन लोगों को इसी तरह ग्राफ मैंने दिया था सेम रेडियस कंसेप्ट में, उसमें तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, दिमाग ही नहीं काम किया, भूल गए। और एक और क्या हुआ था, जब हम रेडियो एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नाउ पढ़ाएंगे तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था केवल डेटा सेंट था, जो मैंने क्लास में कराया था। अब वो पूछ रहा था हीलियम यहाँ पे क्यों पूछा है, वो भूल गया कि अल्फा पार्टिकल को हीलियम बोलते हैं। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन था केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। जो पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो ना उसको। 11th में एक बार गलती है। What temperature half life time of time at what temperature half life time of reaction will be 1.386 मिनट। किस टेम्परेचर पे हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन 1.386 मिनट होगा? तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले समझ में क्या आना चाहिए, किस ऑर्डर में काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ऑर्डर कभी कभी क्या होता है बेटा, के की यूनिट हम पता करते हैं, है ना। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? अगर आप के में देखोगे पर मिनट दिया बेटा, किस ऑर्डर की काइनेटिक्स है? फर्स्ट ऑर्डर की। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं तो मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे पुट करने से। तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है तो टी हाफ आप क्या लिखोगे? 0.693 डिवाइड बाई के होगा। अब कितना दिया है टी हाफ? 1.386। तो यहां से हम लोग के की वैल्यू निकाल दो। 0.693 डिवाइड बाई क्या लिखोगे बेटा? 1.386। देखो ये इसका डबल है, ज्यादा है ना। डबल कितना गया की वैल्यू? हाफ, है ना। तो ये हाफ आ गया बेटा, इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूं? नहीं, 2 × 10⁻⁻⁴ नहीं लिख सकता ना इसको, 1/2 है तो 5 लिख कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसे भी क्या है, ln2 की वैल्यू तो आपको पता होगा लॉग के टर्म में, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसको लिख लो 5 × 10⁻⁻⁴ 5 × 2 होगा ना। और नेट का प्रॉब्लम एक 05 भी कौन है? जियो का तो नहीं खा चला, रिचार्ज हुआ होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब अगर यहाँ पे बात करें के की वैल्यू आपने निकाल लिया था, तो आपका रिलेशन क्या था? ln k = 5 - 20/t, यही था। क्लियर है? यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ln 1/2 5 - 20/t, यहाँ से t कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा ना कैलकुलेट। क्लियर हो जाएगा ना। ln 1/2 को लिख सकते हो, 2 की पावर -1 5 है -20/t तो कैलकुलेट हो जाएगा। ln 2 की वैल्यू आपको पता होता है ना। अगर नहीं पता है 2.303 log of 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ऐसे पता है ln 2 की वैल्यू हमने कहां निकाला था, भूल गए तुम? 0.693 क्या है? ln 2 है ना बेटा। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा हाफ है सर? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। टी हाफ कितना बेटा? 1.386 ना। तो 0.693 का 1.3 क्या है? इसका हाफ है ना। कॉपी करो, मैं देखता हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ, बच्चे दिक्कत हो जाएगा इनको। तो ऊपर में अच्छा रहेगा, ऊपर वाला क्लास में स्कूल में ऑडियो वही इस टाइम मेरे वाले समय में ज्यादा नेट कटता है। ऐसा नहीं, आज आपका सेकंड पीरियड पढ़ा, कभी आपका लास्ट पढ़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चलो
RC करके दूंगा। क्लियर है बेटा? नाउ तो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो के का वेरिएशन ऑफ किसके साथ देखना है? टेम्परेचर के साथ देखना है। तो लिखो, इसमें एज्यूम्ड क्या किया जाता है जो आपके टर्म में के के कॉमा ईए एक्टिवेशन एनर्जी ईए कॉमा डेल्टा एच आर assumed to be independent of temperature unless otherwise mentioned। सही है? unless otherwise mentioned लिख लिया। तो देखो बेटा, टेम्परेचर से रिलेशन देखना है। तो अब हमारे पास रिलेशन क्या था? K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर। अभी आपने क्या बोला है कि जो ये है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं एट टेम्परेचर इक्वल टू T1 बात करूं तो K इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये डिपेंड करेगा ना इस पे K1। ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? K1 इक्वल टू ए की पावर E माइनस ई ए बाई क्या लिखोगे? RT1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड T इक्वल टू T2, K इक्वल टू क्या बन जाएगा? K2। और इस वैल्यू ऑफ देखो बेटा ये क्या बनेगा? K2 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई RT2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइड विथ इक्वेशन 1। क्लियर है? इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड किया है? इक्वेशन 1 से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? K2 बाई K1 इक्वल टू ए से कैंसल, ऊपर e की पावर माइनस ई ए बाई RT2 डिवाइड बाई e की पावर माइनस ई ए बाई RT1। अब देखना, मैं e की पावर को ऊपर ले जाता हूं तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, है ना? तो कॉमन लेके मैं सीधा लिख देता हूं। तो K2 बाई K1 इक्वल टू e की पावर ई ए बाई आर को मैंने कॉमन लिया, ठीक है? ये बाई आर को, तो ये जाकर ऊपर प्लस बनेगा, ये पहले आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। चलो 1/T1 माइनस 1/T2। क्या करना है? टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अगर ln को आप बोथ साइड्स लेते हो बेटा तो ये एक्सप्रेशन में बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ ln। चलो बनाते हैं इसको। तो देखो, व्हाट इज दिस? ln K2 बाई K1 इक्वल टू ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ठीक है? ln कितना बन जाएगा बेटा? K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये बाई आर। देखो ये ई तो हो जाएगा मेरा अंदर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? ये बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2 और ये ln कितना बनेगा? तो 1 हो जाएगा ना। अब इसको अगर मैं लॉग करूं तो दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1। ध्यान देना, अगर मैं इसको लॉग करूं बेटा तो लॉग कैसे करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और 2.303 को हम कहां लगा देंगे? आर में। तो लॉग ऑफ क्या लिखोगे? E अपॉन 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2
ये पता है तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होता है ना, बोर्ड में होता है, आप जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे ना तो आपसे यही पूछ देगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ दिस, बस ऐसे कर देना। याद आपको ऐसा लिखना पड़ेगा सर। पूरा लिख दो यहाँ पर सबका, कितना है ये? थोड़ा सा स्टेटिक है, क्या स्टेटिक है, मतलब? ज्यादा स्टेप है। हाँ वही जरा 5 नंबर का आता है। कितना अब देखो बेटा, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, कौन सा रिएक्शन का लिया है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो ये हमेशा हमेशा तुमको क्या देगा? ईएफ की वैल्यू देगा। ठीक है, तो दिस इज गिवन ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ में? इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि बेटा अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता तो मैं दो टाइप में K1 और K2 वैल्यू क्या लिखता? Kf by Kb। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो अभी करने वाले हैं। और ये हमेशा हमेशा क्या देगा बेटा? ये आपको हमेशा जो ये है, इस रिएक्शन का जो ये है, दिस इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रहेगा ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? अब देखो इधर लिख लिया सबने? अब देखो कोई रिएक्शन है बेटा अपने पास जो रिवर्सिबल जाता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये Kf के भी लिखते थे, याद आया कुछ इक्विलिब्रियम से? तो आरएडियस इक्वेशन इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अक्सर आपको पता है आरएडियस इक्वेशन क्या होगा? K इक्वल टू ए e की पावर क्या लिखा था हमने? माइनस TA बाई RT लिखा था। क्लियर है? ये तो लिखा था। 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है? 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन। K की वैल्यू क्या होगी बेटा? KF e की पावर माइनस EF डिवाइड बाई RT होगा। 4 अरे फॉरवर्ड ये ऊपर करके लिख लेना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। 4 बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका रिएक्शन बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो देखो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा? ये जब Kb होगा तो Kb इक्वल टू क्या होगा बेटा? Kf e की पावर माइनस EAB डिवाइड बाय RT। आपको पता होगा व्हाट इज Kf बाय Kb? दिस इज नथिंग बट K इक्विलिब्रियम होता है। सर Kf ही रहेगा क्या? ये भी होगा। Kf बाई Kb क्या होगा बेटा? Kf बाई Kb इज नथिंग बट K इक्विलिब्रियम। याद कर रहा हूं तुम्हें, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहां पे पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन? केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां पे क्या बोलता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय बैकवर्ड डायरेक्शन। बताया था रेट कांस्टेंट के बारे में। दोनों अगर डिवाइड करो K बाई Kb इक्वल टू K इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, चलो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अपना काम क्या है? दोनों डिवाइड करना। इधर लिख लिया सबने? अब देखो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये हमारा क्या आ गया? Kf बाई Kb बेटा। Kf e की पावर क्या है बताओ? माइनस के साथ कॉमन ले ले,
3 इंटू 1/r, यही आएगा ना? क्लियर है? अब ये क्या बन जाएगा? के इक्विलिब्रियम, इसको मैं लिख लूंगा ए इक्विवेलेंट ई की पावर माइनस एएफ माइनस ये भी क्या था देखो पीछे ब्रैकेट डेल्टा एच था, ये डेल्टा एच डिवाइड बाय आरटी। तो ये क्लेसियस इलेक्ट्रॉन इक्वेशन यहां से ड्राइव करेगा, दिस इज योर डेल्टा एच बाय आरटी। अब यहां से हम लोग क्या लिखते थे बेटा? मैं ड्राइव नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली देता हूं क्योंकि अपने पास रिलेशन है के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम 1 का अगर मैं एलएल लगा देता हूं, सही है? दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। क्लियर है ना? अब देखो इन टर्म्स ऑफ बेटा एलएन हो गए, और अगर लॉग के टर्म में लिखूंगा तो आप क्या लिखोगे? के इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। T1 और T2 क्या है? टेम्परेचर विथ टेम्परेचर लिखा है, हेडिंग लिखा ना वेरिएशन ऑफ। तो बेटा ये दोनों को मैंने क्यों पढ़ाया? मुझे तो आरएनएस पढ़ाकर छोड़ देना चाहिए था, मैंने इन दोनों को पढ़ाया इसका रीजन है। अभी मैंने आरएनएस से पढ़ाया तो मैंने क्या बोला? केवल वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो वहां से बेटा क्या आएगा? आपको ई ए एफ की वैल्यू है, और आपको जब इक्विलिब्रियम के टर्म में देगा तो डेल्टा एच आएगा बेटा, और आपको पता है डेल्टा इज नथिंग बट ई एफ माइनस ई ए बी। तो अगर आपको बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट पूछेगा, सॉरी बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले से लगाओगे डेल्टा इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई ए बी। ई एफ आपके पास है, ई ए बी निकल जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को मर्ज करके ऐसा क्वेश्चन लेता है। क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा जल्दी से। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 27 degree centigrade each, at 27 degree centigrade each, 5 into 10 की पावर 2 is 5 into 10 की पावर 2, comma, while at 127 degree centigrade, while at 127 degree centigrade, it is 5 into 10 की पावर 4। 5 into 10 की पावर 2 बोले ना पहले वाली? हाँ, पहले वाला 5 into 10 की पावर 2, while at 127 degree centigrade, it is 5 into 10 की पावर 4। क्लियर बेटा? कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन कैलोरी, calculate activation energy for the reaction in calorie। कौन सा फॉर्मूला लगे बेटा? इधर नहीं है, लॉग वाला। लॉग वाला लगा ले या लेने वाला लगा ले। लॉग वाला लगाएगा तो आपको वैल्यू पता रहेगा ना बेटा, लॉग 10 की कितनी होती है, उसके हिसाब से कर लेना। क्लियर है? मौदो पढ़ रहा है कि नहीं तुम्हारा दोस्त? आपकी जेमेंस का पेपर है तुम लोग का? कॉपी वाला टेस्ट। जब भी टेस्ट होगा जेमेंस का है क्या? जेमेंस को गोल्ड सेट कर लेना, केमिस्ट्री में 60+ आएंगे आराम से हंसते खेलते। ठीक है बेटा, आप इसे गोल्ड सेट करो 60+ का,
तो जब जजमेंट होगा ना तो आराम से तुम 70 प्लस के कोडिंग आ जाओगे, और जब केमिस्ट्री में 70 प्लस रख लोगे तो बाकी तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट का। अगर जिसका फिजिक्स अच्छा है फिजिक्स में रख लो, जिसका मैथ अच्छा है मैथ में रख लो। मैथ्स में डिविजन नहीं लगता, आईटी में लगता है। तो आईटी में डिविजन भी कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि 100 नंबर सभी कट ऑफ होते हैं, कम कट ऑफ तो 20-25 नंबर में भी सिलेक्शन होता है, 10 नंबर में भी हो जो जाता है। पहला पेपर आप बनाए थे उसका कितना आना चाहिए था एवरेज? एवरेज कितना नंबर का पेपर था वो? 60 80 नंबर का था। 80 60-70 नहीं 80 का होगा करीब मेरे ख्याल से। तो उसमें कम से कम तुम लोग का 80 या 60-62 का जो पुराना ही पैटर्न था 60-62 का होता था, तो उसमें से कम 30-35 आना चाहिए तुम्हारा, आ जाएगा। 32 आ रहा था तो बढ़िया है। ठीक है, तो फिर देखो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर तुमने 50% किया ना स्कोर सब पेपर में, तो आराम से 2000-3000 के अंदर एक आ जाता है आईआईटी में। लेकिन वही तुम इसमें करोगे जेईई मेंस में तो दिक्कत है, जेईई मेंस में ज्यादा स्कोरिंग पेपर होगा ना। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये निकालना आपको रेट कांस्टेंट दिया होगा बेटा। तो सबसे पहले देखो K1 की वैल्यू आपको दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? दैट इज 5 into 10 की पावर 2। K2 है बेटा इसी का डबल है ना, नहीं 5 into 10 की पावर 2 है। क्लियर? टेम्परेचर रेंज कहां से कहां तक दिया है? T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और दूसरा T2 इक्वल टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना करोगे? कितना हो गया? 500। 500 होगा कैसे करके 127 प्लस 273 400 है ना, वो 100 का फर्क है ना, 277 था तो होता है। लॉग ऑफ K2 बाई K1 लिखोगे। K2 कितना बेटा? 137.16 ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा? 5 into 10 की पावर 2 ये डिवाइड बाई 2.303 कैलोरी के लिए 2 1/T1 मतलब 300 माइनस 1/400। यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। ये देखो कैंसिल होगा बेटा, 10 की पावर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 2 इधर आ गया, 2 2 जा 4, 4 into 2 8 into this, दो करोगे तो आ जाएगा आंसर। ये कैलकुलेटर में ना, ठीक है, ये तो कर सकते हो ना। तो कितना आ रहा? 11040 आएगा शायद मेरे ख्याल से। एक मिनट आंसर निकालोगे 11040, ठीक है, लगभग नियर है वो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या खाली फॉरवर्ड वाला था, इरिवर्सिबल? हाँ नहीं दिया रहेगा तो ये लिख दिया बेटा तो फॉरवर्ड ही निकलेगा ना। इक्विलिब्रियम जब तक नहीं दिया जाएगा तब तो फॉरवर्ड ही निकालोगे तुम। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब बैकवर्ड होगा, डेल्टा एच जब यूज करोगे। डेल्टा एच कहाँ यूज किया? ये तो आरएनएस लगाया, आरएनएस तो इरिवर्स हो तो फॉरवर्ड के लिए आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन increases by, rate constant for a reaction increases by 5%, increases by 5%। जब परसेंटेज होगा 100 मानो दूसरा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। increases by 5% when temperature increased from 310 Kelvin, when temperature increased from 300 to 310 Kelvin। लिख लिया? फुल स्टॉप लिखो, क्वेश्चन लिखो। वाइल क्या हुआ? सर आंसर अलग आया। देखिए वहाँ पे 2.303 into 222 कैलोरी आर की वैल्यू ना, ये वाइल 2.303 आर होगा ना, तो आर की कैलोरी में 2 लेते हैं। क्लियर? अब चलो, rate constant for a reaction increases by 5% when temperature increase from 300 to 310 Kelvin full stop, while equilibrium constant increase by 2% for the same temperature change, for the same temperature change
कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में बन सकता है बोला। एक क्वेश्चन बोलेगा फॉरवर्ड के लिए, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा बैकवर्ड के लिए, डेल्टा एच बोलेगा। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो इसमें दोनों चीज दिया है। तो फर्स्ट जब आरएनएस लगाएंगे तो उससे क्या आएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। फॉरवर्ड सेकंड वाले में क्या आएगा, डेल्टा एच आएगा, और डेल्टा एच आपको क्या देगा, बैकवर्ड का देगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिखोगे, यू ऑफ फॉरवर्ड माइनस यू ऑफ बैकवर्ड, वहां से बैकवर्ड का देगा। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करो। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हो सॉल्व करने के, तुम लोग खुद से करो। तो बेटा देखो, अगर मैं K1 को 100 मान लिया तो K2 इसका कितना होगा, 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 पाई होगा। तो आरएनएस लगा दे इसमें। तो आरएनएस क्या बोलता है, लॉग ऑफ K2 बाई K1 दैट इज 105 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू EA। अब बेटा आरएनएस लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड के लिए होगा, सही है। E ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाई क्या करोगे, 2.303 इंटू आर। आर की वैल्यू कैलोरी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 1 बाई T1, T1 कितना दिया हुआ है, 300 से 310 दिया है, 300 माइनस 310। तो यहां से जब आप ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू दिया रहता है, लॉग वगैरह सबका वैल्यू दिया रहेगा, टेंशन मत लो, है ना। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपका रहता है बेटा फॉरवर्ड के लिए 907.48। नाउ सेकंड जो आपको दिया है वो इन टर्म्स ऑफ K इक्विलिब्रियम दिया है। तो बेटा अगर K इक्विलिब्रियम 1 को मैंने क्या मान लिया, 100 कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 102। तो दिस इज योर K इक्विलिब्रियम 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम 2 डिवाइड बाई K इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा H डिवाइड बाई 2.303 और 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। टेम्परेचर चेंज दोनों सेम, सही है। या तो फिर यार क्या कर सकते हो, आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको लिखो ये माइनस ये, फिर उसको ये लिखो, दोनों का देख लेना, ऑप्शन से मिला लेना, इक्वेशन बन जाएगा, जो दे रहेगा उसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, K इक्विलिब्रियम 2 कितना लिख लिया बेटा, 102 डिवाइड बाय 100, दिस इज योर डेल्टा एच। इसमें आप कैलकुलेटर यूज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं देगा। 1 बाई T1 300 माइनस 310। तो यहां से बेटा क्या निकलेगा, डेल्टा एच, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर दिया हुआ 368.32। ये दोनों वैल्यू निकल गया। अब डेल्टा एच क्या होगा बताओ, स्रोतिक बता, डेल्टा एच EF माइनस, आपको ये निकालना है, आपने ये कैलकुलेट कर लिया है, हाँ इधर डेल्टा एच आपके पास है, निकल जाएगा बेटा, सस्ते करते निकल जाएगा। क्लियर हो गया, कर लोगे, चलो कॉपी करो जल्दी से, उसका क्वेश्चन करते हैं। है अपने पास टाइम, कैटलिस्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत। हो गया, देखो टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली, देखो असेस, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली हैविंग इक्वल रेट, इनिशियली हैविंग इक्वल रेट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली हैविंग इक्वल रेट एट a particular temperature and temperature of both reaction is increases by
same amount to first order reaction initially having equal rate at a particular temperature and temperature of both reaction is increases by same amount. ठीक है, comma activation energy of the reaction are E1 and E2. Activation energy of reaction are E1 and E2 and in bracket आपको इंफॉर्मेशन दिया है E1 is greater than E2. E1 is greater than E2. Full stop. Calculate rate of which reaction will be increases by greater amount. Calculate rate of which reaction is increases by greater amount. देखो क्या बोल रहा है, आपके पास दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं जहां पे इसका रेट मींस नथिंग बट अगर k * a करोगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा ना, दोनों का वही कांस्टेंटेशन होगा क्योंकि पावर 1 लिखा होगा, सही है। तो आपको ऐसा रेट कांस्टेंट देगा बेटा। तो इसके हिसाब से देखो, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर बात करें दोनों फर्स्ट ऑर्डर, इसके लिए रेट कांस्टेंट मैंने मान लिया कि इनिशियल, ठीक है। जो फाइनल होगा बेटा उसको क्या बोला इसने, ये अगर आपका K1 है तो इसको मान लो तुम K2 डैश मान लिया, सही है। तो दिक्कत इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा T1 और टेम्परेचर T1 T2 मान लो, ये फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए मैं आरएनएस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं क्या? करो, कुछ नहीं करना होता है, सब क्वेश्चन में सब आरएनएस का खेला है। K2 डैश डिवाइड बाय K1 इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, इक्विटेंशन एनर्जी है ना E1 इसका, डिवाइड बाय क्या करोगे इनटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। दिस इज फॉर 1, क्लियर है। दो फर्स्ट ऑर्डर दिया ना, अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड रिएक्शन समझते जाना, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सेकंड रिएक्शन है बेटा K1 तो इक्वल ही है, हाँ K1 इक्वल है। अब सोच लो, अब ये सेकेंड भी हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, तो इसके लिए मैं इसको मान लिया K2, तो ये क्या बन जाएगा अपना K2 डबल डैश मान लो, इसको मान सकते हो। और K2 इक्वल टू K1 होगा बेटा, दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका क्या होगा E2 और टेम्परेचर दोनों क्या दिया, सेम दिया है, इस पे आरएनएस लगा दो, लॉग ऑफ क्या लिखोगे K2 बाई, तो ये K2 डबल डैश होगा बेटा, और ये अपना क्या होगा K2 होगा, इक्वल टू क्या लिखोगे E2 दिया इसका डिवाइड बाई 1 बाई T1 माइनस। अब कुछ नहीं करो बेटा, अपने को इंफॉर्मेशन क्या दिया है E1 इज ग्रेटर देन E2, दिस इज इंफॉर्मेशन, दोनों का डिवाइड कर दो। लगता है क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन छोटा है ना ये, जैसे डिवाइड करोगे ये क्या काम से, ये क्या काम से, ये क्या काम से होगा बेटा। लॉग के अंदर मत काट देना, लोकेशन को बोला होगा, सोच लो। लॉग ऑफ K2 डैश डिवाइड बाई K1 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, लॉग ऑफ K2 डबल डैश डिवाइड बाई K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 बाई E2। अब बेटा E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इनक्वालिटी लगाओ, ग्रेटर देन 1 होगा ये, ले लो, हाँ ना, हाँ या ना। आपको यहाँ पे दिया है सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, तो अगर बेटा ऐसा कंडीशन है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 बाई E2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ K2 डैश डिवाइड बाई K1। देखो मैथ तुमसे करा दिया ना यहाँ पे केमिस्ट्री में,
K2 डैश डबल डैश डिवाइड बाई ये ग्रेटर देन 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेट, वैल्यू बन जाएगा हमारा। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, लॉग ऑफ K2 डैश डिवाइड बाई K1 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ K2 डबल डैश डिवाइड बाई K2। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है बेटा, ये तो कर सकते हैं ना हम लोग, अलग अलग कर दिए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? अब कर सकते हैं सर। मैं तो थोड़ा नहीं आता, दोनों बताओ। अब देखो इसके जगह क्या लिखेंगे आप, हो गया सर। K2 डैश डिवाइड बाई K1 इज ग्रेटर देन K2 डबल डैश, ये दोनों क्या था, इक्वल था, कट गया। अब क्या है, K2 डैश इज ग्रेटर देन K2 डबल डैश, K2 डैश इज ग्रेटर देन K2 डबल डैश। तो जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा बेटा, उसका रेट क्या होगा, फाइनल ज्यादा होगा। किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ना, K2 डैश 1 है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या आएगा, फर्स्ट का। क्लियर? तो भाड़ में गया इतनी थ्योरी, मैं शॉर्टकट बता देता इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो ये थ्योरी से ऐसा आएगा बेटा, ये तो अभी आपको लग रहा है बहुत सारे नंबर बताया, अगर सबको आएगा इजी बन जाएगा ना, ये सीधा सीधा है। तो देखो मिटा दो सर, लोगे सर क्लास की वजह से, एक वजह से छोड़ देता हूँ, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट नेक्स्ट क्लास में। हाँ रे, किस तरह का आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखता ऐसा ही तुम लोग बना रहे हो, ये तो जानता है पहले से आशीष पढ़ रहा है, जब से मैं इनको पढ़ रहे थे तो आपको मैक्सिमम क्या होता था, 70 से 80% क्वेश्चन खुद से बनते थे ना मॉड्यूल के, वर्कबुक के। तो मॉड्यूल और वर्कबुक कौन बनाता है, बहुत सीनियर फैकल्टी बनाते हैं। तो अगर वहां का क्वेश्चन बन रहा है फिर यूनिवर्सिटी बनाते हुए बन जाता है ना। तो बेसिकली यार केमिस्ट्री में क्या है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने आप चीजों का अप्रोच याद रखना है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैं और शॉर्ट तरीके से तुमको समझा रहा हूं, तो देखो बेटा क्या था, ln k इक्वल टू, दिस इज शॉर्टकट ट्रिक, इज अ क्वेश्चन ln a माइनस क्या लिखा था यहाँ पे, याद है किसी को, e की पावर माइनस e बाई आर टी था, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, e डिवाइड बाई और डिफरेंशिएट माइनस लगा दो विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे, टेम्परेचर, ये लिख लो WRT विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कर सकते हैं सर। हम लोग। बंद कर दिए, क्या मैसेज आ रहा है, जूम, बंद कर दिए। क्या जूम नेटवर्क नहीं आ रहा था, अभी फिर कट गया, किसका मैसेज है, आज का हाँ दोस्तों पूरे नेटवर्क चला गया था, अभी तो उठी हो, बंद नहीं है, 40 मिनट हो गया तो अपने आप नहीं ऐसा नहीं, लॉग ऑफ नहीं हो रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, ln k डिवाइड बाई dt, डिफरेंशिएट ये होगा ना, ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या होगा बेटा, ये भाई RT स्क्वायर, माइनस का प्लस करेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, तो ये भाई RT स्क्वायर, सही है। अब यहां से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ln k इक्वल टू ये बाई RT स्क्वायर इंटू dt, सही है। अब यहां से क्या बोल रहा था, फर्स्ट केस जो बेटा ये बोल रहा है A गिव्स प्रोडक्ट, B गिव्स प्रोडक्ट, दोनों का टेम्परेचर रेंज क्या था, सेम था, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, अब सपोज मैंने इसका मान लिया 30, दिस इज योर EA एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मान लिया बेटा 20, और जो दोनों का चेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज है मैंने मान लिया 300 से 310 कर दिया, सही है। इसको भी मान लिया 300 से 310 कर दिया, दोनों के, और दोनों कोई भी काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मान लो, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज भी तो सेम है बेटा, दिस इज योर टेम्परेचर रेंज। तो बताओ इसमें जो चेंजेस होगा किसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये आपका कांस्टेंट हो गया T, ये dt भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर सेम है। तो अब यहां से डायरेक्टली क्या देख रहे हो, अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया
ये तो था टेम्परेचर इज कांस्टेंट हो गया, तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, जो आपका बेटा चेंज इन एनएमटी होगा इसका प्रोपोर्शनल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का। यही चीज यहां आ रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा थी, E1 की, रेट किसका फास्ट हुआ, E1। अब इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ, तो लिखो जल्दी से। समझ में आया आपसे ये आया ना कि नहीं आया? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ, हाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूँ बस। समझ में आया ना? उनको जाके अब मेंटर रखो बैचेस में, इसी बैच में मेंटेन रखो हमेशा, जैसे आशीष मेंटेन किया हुआ ना, चंदन मेंटेन किया हुआ है। आशीष का तो भी प्रोफेसर बहुत सुधर गया। फिर आज आ जाए तो बुझा ही नहीं वैसे। चंदन तो केमिस्ट्री के चक्कर में बैच 1 में पड़ जाए, केमिस्ट्री में स्कोर ज्यादा किया, बाकी मैथ फिजिक्स से कम है, टोटल स्कोर गया ना तुमको, तो टाई हो जाता उसका मैच। और ये राहुल मंडी को पीछे पछाड़ के ऊपर आया ना, राहुल मंडी को पीछे छोड़ा। जो पहला लिस्ट निकला था ना, उसमें राहुल मांडी का 15 नंबर पूरा खुश था। ये तो 15 नंबर पे ही आया ना भाई, कितने मतलब नहीं 11-12 नंबर पे हो, 15 पे आयुष आया है अभी है, उससे पहले मांडी एक्चुअली उसका उसको भी केमिस्ट्री बचा है, केमिस्ट्री का मार्क्स एक का नहीं जुड़ा था एक पेपर का, तो मांडी का जुड़ गया था, उसका नहीं जुड़ा था, उसका पेपर बाद में चेक करवाया हमने। उसने ये बोला सर को कि सर मेरा नहीं चेक हुआ था, चेक करवाया, तो उसने उसका 35 नंबर कुछ आया था, मांडी पीछे हो गया, वो आ गया। मार्क्स का भी कुछ जोड़ हुआ था सर। पढ़ाई तो एक ही होता था, फिर बैचलर बैच तो मतलब कुछ समझ नहीं आता। देखो पढ़ाई तो एक ही होता है, लेकिन बैच 1 बैच 2 का मतलब क्या है, बैच 1 बैच 2 का मतलब क्या है, सीरियसनेस रहता है स्टूडेंट में, सीरियसनेस ही रिजल्ट में करना होता है। पिछले साल तो एक ही पढ़ाया था दोनों में, किसका रिजल्ट आया, बैच 1 का ही तो आया। फिर चलो बेटा इसमें लिखो, नोट करके, नोट more will be the activation energy of reactant, more will be the activation of energy of reactant, then it will be more sensitive towards temperature change, अब देखो बेटा, अब दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा केस समझना। अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, सेम गिब्स प्रोडक्ट है, और हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को सेम ले लिया, लेट अस सपोज 20, इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी 20 ले लिया दोनों का। अब जो टेम्परेचर चेंज है, इसका ले लिया मैंने 200 से 210, और इसका ले लिया 310 से 320। तो अब हमने क्या किया, टेम्परेचर रेंज को डिफरेंस कर दिया। अब देखो ये सेम है बेटा, फिर फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, DLNK इक्वल टू EA बाई RTS पर इनटू DT, सही है? तो ये तो सेम हो गया ना। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, टेम्परेचर का, तो DLNK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर स्क्वायर। तो जिसका टेम्परेचर रेंज ज्यादा है उसका K की वैल्यू क्या है, कम आएगी, दिख रहा ना? तो ये लिख लो बस, हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का होगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, फिर देखता हूँ स्पेशल टाइप रिएक्शन होगा तो ठीक है।